आइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अगले कंसेप्ट को। कंसेप्ट का नाम है नॉर्मल रेसिडेंट। बच्चों, कई बुक्स में इसे केवल रेसिडेंट भी कहा जाता है, तो नॉर्मल रेसिडेंट कहें या रेसिडेंट कहें, वन इन द सेम थिंग। डोंट मेक ए कंफ्यूजन इन योर माइंड। दिमाग में किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना बनाएं कि रेसिडेंट अलग होता है या नॉर्मल रेसिडेंट अलग होता है, दोनों एक ही कंसेप्ट है। सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट को समझते हैं, फिर इन डेप्थ मीनिंग पर जाएंगे। डेफिनेशन पार्ट क्या है? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होगा या रेसिडेंट किसे कहेंगे? वह कोई भी एक इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति हो सकता है, और एन इंस्टीट्यूशन या फिर एक संस्था हो सकती है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स, जो सामान्यतः रहता हो, इन द कंट्री यानी कि उस देश में रहता भी हो, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। यानी कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी नेशन में लाई करता हो, ऐसे पर्सन को नॉर्मल रेसिडेंट कहा जाता है। वापस से सुनिए डेफिनेशन। नॉर्मल रेसिडेंट एक व्यक्ति या संस्था या दोनों हो सकते हैं जो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते भी हो, प्लस उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में लाई करता हो। ऐसे पर्सन या इंस्टीट्यूशन को नॉर्मल रेसिडेंट या रेसिडेंट कहा जाता है। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इस टर्म का मतलब क्या है? इस टर्म के दो मीनिंग है, बेटा। हु रिसाइड्स इन ए कंट्री फॉर मोर देन ए ईयर, और सेकेंड, whose earning, spending lies in same nation। यानी कि इस लाइन का ये दो हिडन मीनिंग है बेटा। नॉर्मल रेसिडेंट उस व्यक्ति या उस संस्था को कह दिया जाएगा जो उस देश में सामान्यतः 1 वर्ष से ज्यादा ऊपर हो गया है उसे वहां पर रहते हुए। एक बात तो ये, एक शर्त तो ये। दूसरी शर्त, whose earning and spending, यानी कि जिसकी कमाई और खर्चा lies in same nation, उसी देश में लाई करता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका जन्म इंडिया में हुआ, तो इंडिया में जन्म होने पर क्या क्या कहलाओगे आप? इंडिया के सिटीजन, नागरिक कहलाएंगे। लेकिन हमने अच्छी पढ़ाई की हायर एजुकेशन के लिए, अच्छी पढ़ाई करके हम अमेरिका चले गए जॉब करने के लिए, और वहां पर रहते हुए हमें 1 साल से ऊपर हो गया। अब बेटा अगर हम वहां पर रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सैलरी भी वहीं से मिल रही है, और जो हमारे रूटीन खर्चे होंगे वो भी वहीं पर होंगे। तो अगर ये दो बातें हमारे कंटेक्स्ट में मिल रही है तो हमें क्या कह दिया जाएगा? अमेरिका का रेसिडेंट, सिटीजन नहीं बेटा। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप आर 2 डिफरेंट टर्म्स। यानी कि सिटीजन और रेसिडेंट दो अलग अलग बातें हैं। सिटीजनशिप लीगल कंसेप्ट पर दी जाती है, इट इज ए लीगल कंसेप्ट, उसके लिए एक लीगल प्रोसीजर होता है। और लीगल प्रोसीजर क्या है कि जैसे अगर मेरा जन्म भारत में हुआ है तो ऑटोमेटिकली मैं भारत का नागरिक बन गया, यानी कि सिटीजन बन गया। या फिर अगर मैं किसी दूसरे देश का नागरिक हूं और मैं यहां पर अप्लाई करता हूं सिटीजनशिप के लिए, तो जो भी क्लॉज होंगे, अगर उन क्लॉज में मेरा रीजन फिट बैठता होगा तो मुझे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। यानी कि इट इज ए लीगल कंसेप्ट। वाइल रेसिडेंट
इकोनॉमिक कंसेप्ट, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, रेसिडेंट और रेसिडेंशियल इज ए इकोनॉमिक कंसेप्ट, यानी कि आप किसी भी देश के रेसिडेंट यानी कि निवासी, और सिटीजन का मतलब होता है हिंदी में नागरिक, तो नागरिक और निवासी, सिटीजन और रेसिडेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स। सो रेसिडेंट इज ए इकोनॉमिक कंसेप्ट, वो आपको आपकी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर दी जाती है, और वो बेसिस क्या है? पहला बेसिस, आप तो उस देश में रहते हुए एक वर्ष से ऊपर हो गया हो। सेकंड बात, आपकी अर्निंग और स्पेंडिंग उसी देश में लाई करती हो, तब जाकर कहा जाएगा आपको उस देश का रेसिडेंट। तो ये था बेटा नॉर्मल रेसिडेंट वाला कंसेप्ट। अब हम इसमें बात करते हैं कि वो कौन होंगे जिन्हें रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा, यानी कि व्हाट आर द कंडीशंस इन विच ए पर्सन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज रेसिडेंट, यानी कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर उस पर्सन को रेसिडेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो वो कंडीशंस है बेटा, पहली टूरिस्ट, कई टूरिस्ट होते हैं जो दूसरे देशों में घूमने के लिए जाते हैं, है ना, फॉर रिक्रिएशन पर्पस। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए अगर हम दूसरे देश में घूमने के लिए गए हैं तो वहां पर हमें टूरिस्ट वीजा मिलेगा, घूम के वापस आ जाएंगे। तो ऐसे पर्सन्स को कभी भी रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। दूसरा, अगर हम किसी दूसरे देश में इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, ऑन मेडिकल केस है कोई, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं या कैंसर के इलाज के लिए जा रहे हैं, वैसे इंडिया मेडिकल हब बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि इंडिया और देशों के मुकाबले बेटा काफी सस्ता मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाता है ना। लेकिन इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ से विदेश जाता है, अमेरिका जाता है इलाज करवाने के लिए, या अमेरिकन पर्सन को इंडिया आया है कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल रीजन की वजह से, तब भी उसे रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा। तीसरा, स्टूडेंट्स, जो लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उन्हें भी रेसिडेंट नहीं कहा जाता है। फोर्थ, स्पोर्ट्स पर्सन, है ना, काफी ज्यादा मैचेस होते हैं, क्रिकेट के मैचेस, फुटबॉल के मैचेस, 4-4, 5-5, ओलंपिक चलते हैं 3-3, 4-4 महीने। तो जब भी हम इस रीजन की वजह से भी ट्रेवल करते हैं, तब भी उसका बेसिस रेसिडेंट कभी भी डिक्लेयर नहीं होगा, है ना। 4 पॉइंट तो ये हुए। फिफ्थ पॉइंट, वर्कर्स हु क्रॉस बॉर्डर ऑन डेली बेसिस। मान लीजिए दो देश हैं पास पास, है ना, जैसे इंडिया नेपाल ही ले लीजिए। अब इंडिया और नेपाल में आने जाने के लिए कोई वीजा नहीं लगता है ना, बॉर्डर से नॉर्मली काफी ज्यादा लोग इस इंडिया से नेपाल जाते हैं काम की तलाश में, है ना, सुबह जाते हैं शाम को लौट के आ जाते हैं। ऐसे काफी नेपाल के पर्सन जो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आते हैं, इंडिया भूटान की सीमा को ले लो आप, तो ऐसे वर्कर जो डेली बेसिस पर बॉर्डर को क्रॉस करते हैं फॉर डेली वर्क, तो उन्हें भी रेसिडेंट कभी भी डिक्लेयर नहीं किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6 पॉइंट, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, यानी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जितनी भी है, जैसे IMF, WHO, यूएनओ, इनमें काम करने वाले जितने भी विदेशी एम्प्लॉइज हैं, वो हमेशा उसी देश के रेसिडेंट कहलाएंगे बेटा, जिस देश के वह या जिस नेशन को वो बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएनओ का ऑफिस सपोज करिए मुंबई इंडिया में लोकेटेड है, और यहाँ पर 5 अमेरिकन एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, तो वो 5 एम्प्लॉइज
इंडिया के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, वो रेसिडेंट कहलाएंगे अमेरिका के ही। लेकिन यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। वो स्टार क्या कहता है कि अगर उस एम्प्लॉय को इंडिया में काम करते हुए साल भर से ऊपर हो गया है, इफ ही डिसाइड्स एंड वर्किंग इन इंडिया फॉर मोर देन ए ईयर, देन he or she is considered as resident of India, not citizen। बार बार मैं बात सिखा रहा हूं बच्चों, सिटीजन एंड रेसिडेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कि ये रेसिडेंट का कंसेप्ट क्यों पढ़ते हैं। तो रेसिडेंट का कंसेप्ट हमें सिखाता है बच्चों के व्हाटएवर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज और द प्रोडक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय रेसिडेंट, नो मैटर वेयर इट इज परफॉर्म, यानी कि ऐसा कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो कि रेसिडेंट ने परफॉर्म की है, वह नेशनल प्रोडक्ट को एस्टिमेट करने के काम में लिया जाता है। और नेशनल प्रोडक्ट की मॉनेटरी वैल्यू ही नेशनल इनकम कहलाती है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक, यानी कि इस कंसेप्ट को क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों सिखाया जाता है। वापस से सुनिए, ऐसे कोई सी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेसिडेंट ने परफॉर्म की है, इट विल बी कंसिडर्ड इन काउंटिंग नेशनल प्रोडक्ट एंड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट इज नोन एज नेशनल इनकम। अब बच्चों यहाँ पर दो टर्म्स आ रही है, एक बार मैं बोल रहा हूँ नेशनल प्रोडक्ट, एक बार कह रहा हूँ नेशनल इनकम। हालांकि मैंने आपको सिखा दिया है कि दोनों में क्या फर्क होता है। नेशनल प्रोडक्ट की मॉनेटरी वैल्यू को ही नेशनल इनकम कहा जाता है, लेकिन फिर भी आप ये सीखिए कि हम प्रोडक्ट कहें या इनकम कहें, एक ही बात है, क्योंकि मैंने आपको सर्कुलर फ्लो सिखाया है ना। सर्कुलर फ्लो में 3 फेजेस सिखाई। सबसे पहले प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से आता है इनकम, और इनकम से आता है एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर से वापस होता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर ऑल आर द सेम थिंग, यानी कि जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है उसके इक्वल इनकम जनरेट होती है, और जितनी भी इनकम जनरेट हुई है वो वापस से खर्च होती है, और जो खर्च होने पर इनकम रिसीव हुई है उससे वापस से इक्वल अमाउंट का प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ पर कंसेप्ट होता है सेविंग जीरो का, यानी कि नथिंग इज सेव। तो हम नेशनल प्रोडक्ट कहें या नेशनल इनकम कहें, एक ही बात है। या हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहें या डोमेस्टिक इनकम कहें, इट इज ऑल्सो द सेम। अब इस कंसेप्ट को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं कि विच पॉइंट्स आर कंसीडर्ड इन नेशनल प्रोडक्ट और नॉट। आइए, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के लिए इनमें से कौन नॉर्मल रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाएगा, या वो कौन से पॉइंट्स हैं जो नॉर्मल रेसिडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको हर पॉइंट को ध्यान में ये रखना है पढ़ते समय कि नॉर्मल रेसिडेंट वही कंसीडर होगा, या हमें क्या बात दिमाग में रखनी है कि उसे परफॉर्म कौन कर रहा है, यानी कि बाय हूम उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कौन परफॉर्म कर रहा है। इफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बाय रेसिडेंट, देन इट इज ए पार्ट ऑफ ए नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम, नो मैटर वेयर इट इज परफॉर्म्ड, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां पर परफॉर्म हो रही है, आइदर इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड यानी कि वेयर वाला कंसेप्ट किसे समझने में मदद करता है, डोमेस्टिक टेरिटरी या डोमेस्टिक इनकम को। जबकि जैसे ही नॉर्मल रेसिडेंट या नेशनल इनकम आ जाते हैं तो हम कंसेप्ट क्या ध्यान रखते हैं, बाय हूम, यानी कि हु इज परफॉर्मिंग, इट इज मैटर, इट मैटर्स। देखते हैं पहला पॉइंट, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी। हालांकि आपको मैंने सिखाया था कि एम्बेसी
हमेशा उस डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है जिसको वो बिलोंग करती है, चाहे वो कहीं पर भी लोकेटेड हो। तो भले ही इंडियन एम्बेसी अमेरिका में लोकेटेड है, लेकिन ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है इंडिया की। लेकिन यहाँ पर हम डोमेस्टिक टेरिटरी तो डिस्कस कर नहीं रहे हैं, यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, नॉर्मल रेसिडेंट्स का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, अमेरिका में वर्क कर रहे हैं। इस इंडियन एम्बेसी को अभी इस टाइम पर आप एकदम नेग्लिफाई कर दो ना, यानी इसको जीरो बना दो। इस स्टेटमेंट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इंडियन ऑफिशियल्स हैं लेकिन वर्क क्या कर रहे हैं, वो अमेरिका में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे इंडिया के? यस, क्योंकि ऑफिशियल्स कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। क्योंकि कंसेप्ट क्या आ रहा है, बाय हूम, उसे कौन परफॉर्म कर रहा है, नो मैटर वेयर इट इज परफॉर्म। यूएस इज आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बट इट डजंट मैटर, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ काम कर रहे हैं। अगर उन्हें परफॉर्मेंस दी जा रही है यानी कि वो काम किया जा रहा है इंडियन के द्वारा, तो वह नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा इंडिया का। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, जापानीज टूरिस्ट। अभी आपको मैंने सिखाया था कि क्या क्या चीजें या कौन से पॉइंट्स होंगे जो नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आएंगे। उसमें मैंने आपको टूरिस्ट रिक्रिएशन का एग्जांपल दिया था, मनोरंजन के लिए अगर हम किसी दूसरे देश में घूमने के लिए जाते हैं। वैसे एक जापानीज टूरिस्ट आया इंडिया में, who stays in India, जो यहाँ पर रहा लगभग 2 महीनों के लिए, तो क्या इसे हम नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे इंडिया का? नहीं कहेंगे बेटा, क्योंकि कंसेप्ट क्या आ गया, टूरिस्ट आर नेवर कंसीडर्ड एज रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इन विच दे मूव ऑन, यानी कि जिस देश में घूमने के लिए जाते हैं उस देश के वह कभी भी रेसिडेंट नहीं कहे जाएंगे, अगर रीजन है क्या, टूरिस्ट। थर्ड पॉइंट, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान, भारतीय पाकिस्तान जा रहे हैं इसलिए फॉर वॉचिंग क्रिकेट, इट इज अनदर रिक्रिएशन एक्टिविटी। क्रिकेट मैच देखने जाना भी एक मनोरंजन एक्टिविटी का एक पार्ट है। तो ये इंडियंस भी इंडिया की ही रेसिडेंट कहलाएंगे बेटा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, जापानीज टूरिस्ट को नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर नहीं किया। इंडियंस हैं, क्रिकेट के लिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का रेसिडेंट थोड़ी ना कहलाएंगे कि वो क्रिकेट मैच देखने से। इंडियंस इंडिया के लिए रेसिडेंट कहलाएंगे। फोर्थ पॉइंट, इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ। अभी आपको एक पॉइंट सिखाया था कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें चाहे किसी भी देश के नागरिक काम करें, वो हमेशा उसी देश को बिलोंग करते हैं जिस देश के वह होते हैं। तो यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इसमें काम करने वाले चाहे किसी भी देश का नागरिक हो, वो उसी देश का रेसिडेंट कहलाएगा। यानी इंडियन भले ही है, वो इंडिया देश का है, लेकिन वो रेसिडेंट भी इंडिया का ही कहलाएगा, चाहे वो कहाँ पर काम हो रहा है, अमेरिका में लोकेटेड है। अब यहाँ पर एक और बात लिखी है, फॉर लेस देन ए ईयर। यहाँ पर मैंने एक स्टार सिखाया था बच्चों आपको, और स्टार का मतलब क्या था कि अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज अगर 1 साल से ज्यादा ऊपर काम करने लग जाते हैं तो हो सकता है ना, उन्हें उसी देश का रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। यानी कि अगर यही इंडियंस अमेरिका की यूएनओ में काम करते हुए साल भर से ऊपर हो जाता, देन माइट बी दे डिक्लेयर एज ए रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। लेकिन फिलहाल के लिए ये पॉइंट भी कंसीडर किया जाएगा। लास्ट पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहां की कंपनी है बेटा? अमेरिकन कंपनी, बाहर की। यानी कि ये क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट। भले ही वो काम कहां पर कर रही है, इंडिया में काम कर रही है। तो नॉर्मल रेसिडेंट का कंसेप्ट किससे समझाता है? नेशनल इनकम को। तो नेशनल इनकम के लिए कंसेप्ट क्या ध्यान में रखना होता है? बाय हूम, यानी कि इस वर्क को कौन परफॉर्म कर रहा है? नॉन रेसिडेंट परफॉर्म कर रहा है।
contribution does not consider in the national income of India, है ना? इसे हमने डोमेस्टिक इनकम में कंसीडर किया था, but it is not considered in the national income of India. That's why I have included this particular transitions. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे बच्चों, जिनकी मदद से हमने ये समझने की कोशिश की कि क्या चीज नेशनल इनकम का पार्ट बनती है और कौन सी चीजें उसमें से एक्सक्लूड हो जाती है। अब मैं इसका कंक्लूजन आपको देता हूं कि जब भी नेशनल इनकम का क्वेश्चन आए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉलोइंग आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर कंसीडर्ड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, तो हमें क्या कंसेप्ट ध्यान में रखना है? बाय whom. It is very important कि उस वर्क को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को या प्रोडक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म कौन कर रहा है? बाय whom. Either it is performed by resident or either it is performed by non-resident. If it is performed by a resident, then it is a part of national income of India. But if the work is performed by non-resident, then it is not a part of national income of India. ये वर्क नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर उस वर्क को कौन परफॉर्म कर रहा है? नॉन रेसिडेंट। लास्ट इंपॉर्टेंट बात, नो मैटर, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है वेयर इट इज परफॉर्म, irrespective है ये चीज, irrespective of the fact that no matter where it is performed, either inside और आउटसाइड, यानी कि वो काम चाहे इंडिया की टेरिटरी में हो या इंडिया की बाहर की टेरिटरी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उस काम को, यानी कि बाय हूम के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगर उस काम को परफॉर्म किया है रेसिडेंट ने, तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाएगा। अगर उस वर्क को परफॉर्म किया है नॉन रेसिडेंट ने, तो उसे नेशनल इनकम में कंसीडर इंडिया के नहीं किया जाएगा। तो ये कंसेप्ट था बेटा नॉर्मल रेसिडेंट का, और इससे जुड़ी हुई चीजें थी नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम, जो आज हमने देखी। थैंक यू सो मच।